विकेंद्रीकरण के प्रकार। अभी तक हमने विकेंद्रीकरण पढ़ा था, अब उसके प्रकारों को समझ सकते हैं। विकेंद्रीकरण को स्थूल रूप से दो प्रकार में बांटा जा सकता है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और राजनीतिक विकेंद्रीकरण। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का आशय प्रशासनिक संगठन के अंदर अधीनस्थ विभागों और इकाइयों को सत्ता प्रदान करना है। प्रशासनिक संगठन में विकेंद्रीकरण ऊपर से नीचे की ओर हो सकता है, अर्थात जब संगठन की उच्च इकाई अपने से ठीक नीचे वाली इकाई को कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता देती है। दूसरा होता है क्षैतिजिक यानी समस्तरीय विकेंद्रीकरण, जब एक समान स्तर का अधिकारी अपने दूसरे अधिकारी को कुछ कार्य करने की शक्ति दे देता है। क्षेत्रीय या भौगोलिक विकेंद्रीकरण, जब कोई विभाग या प्रशासनिक संगठन अपने कार्यालय दूर दूर क्षेत्रों में स्थापित करके उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। कार्यात्मक, जब कोई मंत्रालय या विभाग या संगठन अपने किसी कार्य को आधार बनाकर पृथक से उसको संपादित करने की इकाई बना देता है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण में प्रशासन के बजाय सरकार के स्तरों पर सत्ता को विभक्त कर दिया जाता है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का सीधा संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, जनभावनाओं से होता है। भारत में कार्यरत पंचायती राज संस्थाएं विकेंद्रीकरण का सटीक उदाहरण है। विकेंद्रीकरण के गुण। पहला है जनभावनाओं के अनुकूल। विकेंद्रीकरण को प्राय जनता की मांग और आवश्यकता और दबाव के कारण अपनाना पड़ता है, तो ये जनभावनाओं के अनुकूल कार्य करती है। दूसरा, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार। तीसरा, कार्य का शीघ्र निस्तारण। कोई भी कार्य जल्दी करने के लिए हमें सत्ता का विकेंद्रीकरण करना ही पड़ता है, उसके बिना हम किसी भी कार्य को ढंग से नहीं कर पाते हैं। प्रशासन में लोचशीलता। विकेंद्रीकरण प्रशासनिक लोचशीलता और गतिशीलता दोनों में वृद्धि करता है। स्थानीय समस्याओं का समाधान भी हमें विकेंद्रीकरण से ही मिल पाता है। नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए हमें विकेंद्रीकरण को अपनाना चाहिए। संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय और अधीनस्थ इकाइयों में कार्य करने वाले कार्मिकों को जब कुछ सत्ता दी जाती है तो उनसे उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है, जिससे वो कार्य को बहुत अच्छे से और आसानी से कर पाते हैं। नीति और क्रियान्वयन में सामंजस्य भी विकेंद्रीकरण से बिठाया जा सकता है। यदि विकेंद्रीकरण के माध्यम से नीतियाँ योजनाएं स्थानीय स्तर पर ही बने तो क्रियान्वित हों और तो विफलता की दर को काफ़ी कम किया जा सकता है। अब आते हैं इसके दोष। पहला कि पूरी तरह से विकेंद्रीकरण संभव नहीं है। दूसरा, अत्यधिक विकेंद्रीकरण करने से नियंत्रण में और समन्वय में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, सत्ता भ्रष्ट बन जाती है और यदि किसी अधीनस्थ को सत्ता दी जाए तो वो नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो वह भी भ्रष्ट हो सकता है और अराजकता को पनपा सकता है। फिर आता है एकरूपता का अभाव। एकरूपता के अभाव में कई बार कानूनी जटिलता उत्पन्न हो जाती हैं। विकेंद्रीकरण के कारण ही भारत में राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं और पंचायती राज संस्थाएं एक दूसरे से अलग दिखाई पड़ती हैं और अलग अलग ही कार्य करती हैं। विकेंद्रीकरण का से अपव्यय भी होता है। विकेंद्रीकरण में योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का भी दोहराव पाया जाता है। स्थानीय दुष्प्रभाव भी विकेंद्रीकरण पर दिखाई देते हैं। विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा दोष ही यही है कि इसमें राष्ट्रीय महत्व के मामले गौण हो जाते हैं और कम महत्व के स्थानीय मुद्दे हावी रह जाते हैं। केंद्रीकरण के कुछ गुण भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे प्रभावी नियंत्रण और समन्वय और एकरूपता की स्थापना।